everyone. Very good evening to all of you. Myself सुनील यादव और आप मुझे देख रहे हैं कैंप स्पेस चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने क्लास 11th का सिलेबस स्टार्ट किया है। क्लास 11th के कुछ टॉपिक्स लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे, जो कि हमारा फर्स्ट लेक्चर था। उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग एक नेक्स्ट लेक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। तो जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा होगा तो प्लीज पहले लास्ट लेक्चर देखिएगा, उसके बाद आप ये लेक्चर देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएंगी चीजें, ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीजें। ये इसमें आप ही का बेनिफिट है और आपको ज्यादा क्लियर चीजें होंगी। तो अगर आप कंटिन्यूटी बना करके रखेंगे, कंटिन्यूसली चीजों को मेंटेन रखेंगे, पंक्चुअल रहेंगे कि आप डेली का काम डेली कर लेंगे, जो भी आपको पढ़ाया जाता है डेली, आप अगर वही काम सारा डेली कर लेंगे, होमवर्क डेली कर लेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो आप डेली प्रैक्टिस कर लेंगे। और कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेल कर सकते हैं, उस पर मैं आपको रिप्लाई करूंगा मेल पर। उसके अलावा फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हैंड टू हैंड रिप्लाई मिलेगा आपको। उसके बाद जो भी चीजें आपने पढ़ी अभी तक, आई थिंक सबको क्लियर हुई होंगी बातें। कुछ इस तरीके से हमने बहुत ही बेसिक तरीके से उन चीजों को पढ़ा था। फिर भी मैंने लास्ट क्लास में ये बोला था कि अब नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, उस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, मैटर के बारे में, प्रॉपर्टीज की बातें करेंगे, एसआई सिस्टम क्या होता है, इन सब के बारे में बातें करेंगे, यानी बहुत सारी कहानियों के बारे में बातें करेंगे आगे। तो इसी चैप्टर को सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि क्लास 11th का टॉपिक हमारा चल रहा है, उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज का एक नया लेक्चर आपके लिए लेकर के आए हैं। तो देखिएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। क्या है आज के लेक्चर के अंदर? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट उसी लेक्चर, पिछले वाले लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए। तो देखिएगा, स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्या बातें करने वाले हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको मैटर के बारे में पढ़ाया था कि मिक्सचर होता है, एक प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। फिर लास्ट में ऐसा कुछ पढ़ाया था कि मिक्सचर्स को आप लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। फिजिकल मेथड्स कौन कौन से बताए थे बेटा जी? हैंड पिकिंग मेथड, फिल्ट्रेशन, प्रेसिपिटेशन, लाइक दिस, ऑल दीज आर द फिजिकल मेथड्स। बट जो भी हमारे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, जो कि हमने एलिमेंट और कंपाउंड्स जिनको बोला था, उनको हम लोग क्या करते हैं, उनको हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर पाते हैं। उनको सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? केमिकल मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं, केमिकल मेथड्स का यूज करना पड़ता है। तो आज देखिएगा मैं आपसे क्या डिस्कस करने वाला हूं। चलिए आइए, सब लोग बोर्ड पे देखेंगे, और अगर पेन कॉपी नहीं लेकर के बैठे तो पेन कॉपी लेकर के बैठेंगे। अब देखिएगा बेटा जी, उस मैटर के बारे में ही आगे बात करने वाला हूं मैं। मैटर के बारे में क्या बात करूंगा आज मैं? अब मैटर की बेटा जी दो तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। मैटर की क्या होती है? दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है। एक प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। अब आप बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? भाई फिजिकल प्रॉपर्टी वो सब प्रॉपर्टीज होती है इस दुनिया में। कभी भी आपसे किसी भी चीज की फिजिकल प्रॉपर्टी अगर पूछी जाए तो आप जो बाहर से देख पा रहे हो वो सब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। वो सब फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि कलर हो गया, जैसे कि किसी इंसान के बारे में अगर पूछे तो उसका कलर, या किसी सब्सटेंस के बारे में पूछे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसकी डेंसिटी, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब क्या है? सब फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो अगर मैं बोलूं बेटा जी फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, उनके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? कलर हो सकता है, शेप हो सकती है, साइज हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, डेंसिटी हो सकता है। तो इतने सारे एग्जांपल तो मैंने आपको बता दिए, एटसेट्रा। बहुत सारे और एग्जांपल हो सकते हैं। लेकिन भैया फिजिकल प्रॉपर्टी आप कैसे पहचानेंगे किसी भी चीज की?
तो एक बात याद रखना बेटा जी कि फिजिकल प्रॉपर्टी, जब भी आपको किसी भी चीज की फिजिकल प्रॉपर्टी देखनी हो, इसका भी किसी भी चीज की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में आपको पूछा जाए, तो समझ लेना फिजिकल प्रॉपर्टी देखने के लिए आपको कोई भी उस चीज के लिए, जिस चीज की आप फिजिकल प्रॉपर्टी देख रहे होंगे, उस चीज का आपको कोई भी चेंज नहीं नजर आएगा कि फिजिकल प्रॉपर्टी देखने में उसमें कोई चेंज हो गया। यानी अगर ये मेरा हाथ है, अगर मैं बोलूं ये स्किन कलर है, तो स्किन कलर देखने में मेरे हाथ में कोई चेंज नहीं आया, चेंज जैसा दिख रहा था वैसा बता दिया मैंने। ये शर्ट पहनी है, ब्लू कलर की है, तो इसमें चेंज नहीं आया, ये ब्लू कलर की है। ये बोर्ड व्हाइट है तो व्हाइट है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। यानी इसकी प्रॉपर्टी व्हाइट बताने में, ब्लू बताने में या स्किन कलर बताने में, इनमें कोई चेंजेस नहीं करने पड़े हमें। तो ऐसी सारी की सारी प्रॉपर्टीज मैटर की जिनके लिए हमें क्या है, कोई चेंज नजर ना आए, which can be determined, we can write which can be determined without any change in the substance। जिस सब्सटेंस की आप प्रॉपर्टीज की बातें कर रहे हैं, अगर उस सब्सटेंस के अंदर बिना कोई चेंज किए गए कोई प्रॉपर्टी आप जज कर सकते हैं, देख सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, तो वो प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टी ही कहलाती हैं। ये बातें क्लियर हुई है आपको सबको? अगर ये बातें क्लियर हुई और किसी को नहीं भी हुई तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे पॉज करके वीडियो। तो अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी होती है। भाई केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी होंगी, जैसे सपोज दैट मैं कहूं आपको एसिडिटी पता करना है, आपको सपोज दैट आपको बेसिसिटी पता करना है, सपोज दैट आपको कंबस्टिबिलिटी पता करना है, सपोज दैट आपको ऑक्साइड फॉर्मेशन के बारे में पता करना है। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती है बेटा जी, ये प्रॉपर्टीज कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टी होती है मैटर की कि जब तक इनके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा तो ये प्रॉपर्टी कभी भी डिटरमाइन ही नहीं हो पाएंगी, कभी भी डिटरमाइन नहीं हो सकती है। डिटरमाइन ही तब होंगी जब कोई ना कोई चेंज हो चुका होगा, जो ओरिजिनल सब्सटेंस आपने लिया था उसमें कुछ चेंज हो जाएगा, तब पता लगेगा कि वास्तव में प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो क्या लिख सकता हूं मैं, दिस कैन ओनली बी डिटरमाइंड, can only be determined after a change in the substance has taken place। जब तक सब्सटेंस में कोई चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं आएगा, तब तक इस तरीके की प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं हो पाता हमारे लिए। तो केमिकल प्रॉपर्टीज अगर आप पढ़ना चाहते हैं, किसी भी चीज की केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करना चाहते हैं, तो समझ लीजिएगा उस सब्सटेंस के अंदर पहले कोई ना कोई चेंज आएगा। भाई आपको ये देखना है कि जल सकता है कि नहीं जल सकता, कंबस्टिबल है कि नहीं है, यानी ये आग पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा। तो बेटा उसको जला के देखेंगे तभी तो आप पता लगेगा कि जल पाएगा कि नहीं। और जब आपने जला के देख लिया, मान लो आपने लकड़ी जला दी, लकड़ी को जला के देखना था आपको कि कंबस्टिबल है कि नहीं है। अब कंबस्टिबल है कि नहीं है तो भाई उसके लिए आप जला के देखना पड़ेगा। जला के देखोगे तो जलते ही क्या बन जाएगा, राख बन जाएगी, तो एस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो लकड़ी तो नहीं रही है, वो लकड़ी से क्या बदल गई, एस बन गया, एस बन गया। अब तो उससे क्या हो जाएगा, वो लकड़ी तो नहीं रही, यानी ओरिजिनल सब्सटेंस तो नहीं रहा। यानी कि मैं एक बात और बोलूं, अगर केमिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन करने के लिए जो पहले सब्सटेंस आपने लिया था उससे कुछ नया कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगी, नई चीज बन जाएगी। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी में तो जो आपने लिया था वही रहेगा, एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, चेंज ही नहीं होगा, नया कंपाउंड ही नहीं बनेगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी पहचान लिए तो कोई नया कंपाउंड नहीं बनेगा, और केमिकल प्रॉपर्टी पहचान लिए तो इसका मतलब कोई नया कंपाउंड बनेगा, तभी केमिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन की जाती है, तभी पता लगती है कि केमिकल चेंज हो गया। और केमिकल चेंज जब होगा तभी केमिकल प्रॉपर्टी का डिटरमिनेशन होगा। क्लियर हो गई यहां तक बातें? अगर ये सब बातें आपको क्लियर हैं तो मैं आगे की बातें करता हूं जरा। बहुत ही सिंपल सिंपल सी बातें हैं, बिल्कुल मजाक, लड्डू सवाल आएगा बिल्कुल इनमें से, बिल्कुल मजाक मजाक सी बातें हैं, बिल्कुल आप इजीली पढ़ सकते हैं इन सब चीजों को।
देखिएगा अब मैं बात करता हूं आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, बेटा जी इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहते हैं, जिसको आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि इस चीज की मुझे एसआई यूनिट बताइए। तो बेटा जी इस एसआई यूनिट का काम क्या है, ये क्यों आया, क्या काम है, क्या हेल्प करता है, ये सब बताता हूं मैं आपको। पहले देखिएगा, मान लीजिए आपको कोई भी चीज वे करनी है, कोई आप चीनी लेने गए मार्केट के अंदर, चीनी लेने गए आप, वहां जाकर के चीनी, आप ये भी बोल सकते थे कि भाई मेरे को 1000 मिलीग्राम चीनी दे दे, आप ये भी बोल सकते कि मुझे 50 ग्राम चीनी दे दे, आप किलोग्राम में भी बोल सकते थे, आपका बोलने का अलग अलग तरीका हो सकता था। लेकिन ये तो एक मार्केट की बात हो गई, आपके सराउंडिंग की जो मार्केट हुई। ऐसे करते करते अगर हम लोग पूरे कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर चले जाएं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो वहां पर तो मेजरमेंट के तरीके ही बदल जाएंगे, अलग अलग चीजों के अलग अलग मेजरमेंट के वे ऑफ मेजरमेंट होंगे आपके पास। तो बेटा जी वहां पे कंफ्यूजन बहुत बड़ा क्रिएट हो जाएगा। अब बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि हमने केमिस्ट्री में या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कोई मेजरमेंट करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, भाई उस मेजरमेंट का मतलब यहाँ पर इंडिया में कुछ और होता था, इंडिया में कुछ और यूनिट्स यूज करके मेजर किया। अगर वही मेजरमेंट करके हमें मान लो कहीं किसी रिसर्च के लिए हमें दूसरे देश में, मान लो यूएस में भेजना है हमें, तो वहां पर कोई क्या हुआ, अब उसी मेजरमेंट को हमें वहां की कंट्री के हिसाब से मेजरमेंट के टर्म्स के अंदर या यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट करके फिर बताना पड़ेगा। तो बेटा जी उसके लिए क्या किया गया, एक इंटरनेशनल सिस्टम तैयार किया गया, जिससे कि हम लोग क्या कर पाएंगे, इंटरनेशनल सिस्टम तैयार होने से हमें ये हेल्प मिल जाएगी कि जो भी यूनिट्स हम लोग यूज करेंगे, जो भी चीज हम देखेंगे इस दुनिया के अंदर, जो भी चीजें हम केमिस्ट्री में या किसी भी और सब्जेक्ट में यूज करेंगे, उसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट तैयार कर दी गई है। उस स्टैंडर्ड यूनिट के अकॉर्डिंग आप लोअर यूनिट्स या अदर सब यूनिट्स के अंदर उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्जन वाला कॉन्सेप्ट भी इसी चैप्टर के अंदर आगे आने वाला है। तो आज हम बात करते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। तो बेटा जी इस एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट को पढ़ना बहुत आसान है। इनने क्या किया, बेस यूनिट्स तैयार की पहले, और बेटा जी बेस यूनिट्स कितनी होती थी, वो बेस यूनिट 7 बनाई थी, 7 बेस यूनिट्स इनने तैयार की पहले। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने, यानी एक पूरा अपने आप में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। इन लोगों ने एक 7 बेस यूनिट्स तैयार कर दी हमारे लिए, पहले 7 बेस यूनिट्स होती थी। अब उन 7 बेस यूनिट्स को आपको पता होना चाहिए, सारी बातें उनको याद रखनी है आपको। आप कैसे याद करेंगे, LAL, लाल, M टेट, लाल M टेट, कैसे याद करेंगे, लाल, ये बन गया लाल, ये बन गया M टेट। अब लाल M टेट सारी चीजों का मतलब क्या है, इन एक एक वर्ड का, फिर उनकी यूनिट्स क्या क्या है मैं बताता हूं आपको। मान लो पहले L का मतलब है लेंथ, सेकंड L का मतलब है क्या, सॉरी सेकंड A का मतलब, सेकंड नंबर पर जो A आ रहा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। थर्ड वन इज L मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी। नेक्स्ट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अनदर वन इज M मीन्स मास, T मतलब टाइम, एंड नेक्स्ट वन E मतलब इलेक्ट्रिक करंट। E का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। एंड T नेक्स्ट इज टेम्परेचर। अगले T का मतलब क्या है, टेम्परेचर है। तो बेटा जी ये 7 बेस यूनिट्स ली गई। अब इन 7 बेस यूनिट्स से आप बाकी यूनिट्स को इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे, जो भी आपको चेंज करना होगा। अभी मैं आपको सिंपल सी बातें बता देता हूं। इन 7 बेस यूनिट्स तैयार की गई, इनकी यूनिट्स क्या क्या ली गई थी। अगर मैं बोलूं इनकी यूनिट्स के बारे में बात करूं मैं,
अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि भाई इनकी यूनिट्स क्या क्या होती थी, क्या क्या यूनिट्स यूज की गई थी एसआई यूनिट्स, एसआई सिस्टम के अंदर जो यूनिट्स बताई गई थी वो कौन सी यूनिट्स थी। लेंथ की यूनिट ली जाती थी बेटा जी वहां पर मीटर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि हम लोग मान लेते हैं कि वो ग्राम में या किलोग्राम में होगा, वो ऐसा नहीं होता, तो वो मोल के अंदर लिया जाता था। इस बात को याद रख लेना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की ऐसा यूनिट मोल लिया करते थे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट कैंडला होती थी। मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है। टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट एम्पेयर लेते हैं। और लास्ट टेम्परेचर की ऐसा यूनिट, बहुत सारे लोगों को दिमाग में गलत फहमी होती है इस बात की कि टेम्परेचर की ऐसा यूनिट डिग्री सेल्सियस होती है, क्योंकि हम लोग बार बार डिग्री सेल्सियस यूज करते रहते हैं। आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है तो देखते हैं 45 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया तो डिग्री में सारा खेल चलता है। लेकिन टेम्परेचर की ऐसा यूनिट डिग्री सेल्सियस ना होकर के बेटा जी क्या होती है, केल्विन यूनिट होती है टेम्परेचर की एसआई यूनिट। तो ये थी 7 बेस यूनिट्स। कौन कौन सी, लेंथ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट एंड टेम्परेचर। उनकी सातों की सात की एसआई यूनिट्स क्या क्या होती थी ये भी मैंने आपके सामने लिख दी है। आप इसको नोट कर सकते हैं बहुत इजीली और समझ सकते हैं सारी बातों को। उसके बाद मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ कुछ और बातें बेटा जी। कुछ और बातें आती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं इसके अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं। जरा देखो तो सही भाई, देखो तो सही जरा। एक होता है मास और एक दूसरा होता है एंड वेट। एंड हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक होता है मास, एक होता है वेट। अब मास का मतलब क्या होता है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ दी सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस का वास्तव में कितना अमाउंट लिया गया है, वही क्या है बेटा जी, मास होता है हमारा। एक्चुअली वास्तव में कितना मास, कितना अमाउंट आपने किसी सब्सटेंस का लिया, वही क्या कहलाता है, मास कहलाता है हमारा। और अगर मैं बात करूं तो ये क्या रहता है बेटा जी, रिमेन्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। और अगर मैं इसकी एसआई यूनिट के बारे में बात करूं तो अभी मैंने आपको लिखवाई, अभी मैंने पढ़ाया है कि किलोग्राम इसकी एसआई यूनिट होती है। और अगर मैं बोलूं कि 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम के होता है, तो सब लोग जानते होंगे 1000 ग्राम के बराबर होता है, 1000 ग्राम्स के बराबर होता है वो। इज इट ओके? अगर ये सब बातें सबको समझ आ रही है तो अब वेट की बात करता हूं मैं आपसे। वेट क्या होता है बेटा जी? अब वेट होता है बेटा जी, वेट की डेफिनेशन कहती है फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन एनी सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस के ऊपर ग्रेविटी का क्या फोर्स लग रहा है, क्या इफेक्ट लग रहा है, उसी को हम लोग वेट कहते हैं। यानी F बराबर mg के बराबर होता है। ये जो फोर्स लगता है ये mg के बराबर होता है। और अगर हम इसको वेट में कन्वर्ट करें तो वेट बराबर mg के बराबर होता है। और क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू हर पॉइंट पे कुछ अलग होती है, इक्वेटर पे कुछ अलग होती है, पोल्स के ऊपर कुछ अलग होती है, इसीलिए बेटा जी वेट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। वेट कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, इट चेंजेस with change in the value of gravity। जैसे जैसे ग्रेविटी की वैल्यू बदलती है वैसे वैसे वेट की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, क्योंकि ग्रेविटी जी की वैल्यू अगर बदली तो फिर फोर्स जो एग्जर्ट कर रहा है, जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, उसकी वैल्यू भी तो बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी। तो इसलिए वेट कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, लेकिन मास जो होती है वो कांस्टेंट चीज होती है, क्योंकि वो ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए वो कांस्टेंट रहती है। इसलिए हम लोग कहते हैं
कि मास एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, लेकिन वेट वेरिएबल क्वांटिटी है, वेट वेरी करता रहता है। लेकिन हम लोग जो धरती के ऊपर बैठे, जब भी आप जाते हैं कहीं पर भी डॉक्टर के पास, मान लो बीमार हो गए आप लोग, डॉक्टर बोलता है अपना वेट चेक करिए। वेट चेक करिए क्यों बोलता है भाई? ऐसा क्यों नहीं बोलता मास चेक करिए? क्योंकि बेटा जी आप सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जाग रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, हर समय ग्रेविटी का कुछ ना कुछ इफेक्ट आपके बॉडी के ऊपर लग रहा है। और अगर वो ग्रेविटी का इफेक्ट कुछ ना कुछ लग रहा है तो इसका मतलब आप कभी भी मास चेक नहीं कर पा रहे आप अपना, हर समय आप वेट ही चेक कर पाएंगे आप अपना। इज इट ओके और नॉट? अगर ये बातें क्लियर हैं तो फिर मैं आगे चलता हूं, कुछ और बातें डिस्कस कर देता हूं आपसे। देखिएगा ये बहुत बेसिक बेसिक सी बातें हैं, बहुत लोगों को ये बातें आती भी होंगी, पहले से पता होंगी, लेकिन बेटा जी जब तक बेस नहीं है तो बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती है। अब मैं आपके साथ बात करूंगा वॉल्यूम के बारे में। जरा ये वॉल्यूम की कहानी क्या है? वॉल्यूम को जनरली हम लोग कह देते हैं, वॉल्यूम का मतलब होता है लेंथ का क्यूब। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है बेटा जी? लेंथ का क्यूब। लेंथ की यूनिट क्या होती है बेटा जी? एसआई यूनिट मीटर होती है, तो वॉल्यूम की यूनिट भी क्या हो गई? एसआई यूनिट क्या हो गई? मीटर क्यूब यूनिट हो गई। अगर आप इसको किसी और टर्म्स में बदलना चाहें तो बहुत इजीली चेंज हो जाता है। कैसे? अगर मैं आपको कुछ यूनिट कन्वर्जन्स बता दूं तो 1 मीटर हमें पता है 100 सेंटीमीटर होते हैं एक मीटर के अंदर। और अगर मैं बोलूं 1 मीटर में डेसीमीटर कितने होते हैं? 10 डेसीमीटर होते हैं। तो अगर मैं बोलूं, लेकिन जनरली यूज्ड यूनिट कौन सी होती है? जनरली यूज्ड यूनिट कौन सी होती है? जनरली यूज्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम कौन सी होती है बेटा जी? हम आम तौर पर लीटर को क्या यूज करते हैं? यूनिट ऑफ वॉल्यूम। जनरल तरीके से हम लोग अगर दूध लेने गए मार्केट में तो कहते हैं भाई 1 लीटर दूध दे दीजिएगा, वहां पर ये नहीं बोलते कि इतने मीटर क्यूब दूध दे दीजिएगा, क्योंकि जनरल लाइफ में जो यूज होता है उसका बता रहा हूं मैं, लेकिन ऐसा यूनिट कुछ और होती है। तो अब 1 लीटर की क्या यूनिट कन्वर्जन है, किस तरीके से 1 लीटर बाकी चीजों के साथ कोरिलेशन रखता है? 1 लीटर बराबर 1000 ml के बराबर होता है, 1000 ml के बराबर होता है। 1 लीटर ही 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर भी होता है, और 1 लीटर ही 1000 सेंटीमीटर क्यूब की जगह कई बार सीसी लिख देगा। सीसी की फुल फॉर्म ही क्या होती है? सीसी का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब होता है बेटा जी, सेंटीमीटर क्यूब होता है। और अगर बता दूं आपको मैं, और बता दूं तो 1 लीटर बराबर क्या होता है? 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर भी होता है। और अगर मैं बोलूं 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर फिर किस किस के हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर भी हो जाएगा, 1000 ml के बराबर भी हो जाएगा, 1000 सीसी के बराबर भी हो जाएगा। तो ये कुछ यूनिट कन्वर्जन्स हैं जिनको आप लोग पढ़ सकते हैं, जिनको आप लोग याद कर लेना, क्योंकि ये बार बार यूनिट कन्वर्जन्स बार बार यूज होते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब क्वेश्चंस में आती है, अगर हमें नहीं आती हो वो चीजें, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है हमारे लिए। तो ये बहुत छोटी छोटी सी यूनिट कन्वर्जन्स मैं आपको बता रहा हूं, ये आप लोग अपनी अपनी नोटबुक पर नोट डाउन कर लेंगे। और नोटबुक पर नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और स्क्रीनशॉट बाद में आप कभी भी देख सकते हैं अपने फोन में। इज इट ओके? अगर यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई है तो मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं। कुछ और बातें कैसी बातें हैं? जरा देखो, जरा देखो क्या कहानियां हैं, क्या कहानियां हैं, जरा देखो। अब मैं डिस्कशन शुरू करता हूं आपसे टेम्परेचर का। डिस्कशन शुरू कर रहा हूं मैं टेम्परेचर का। देखिए बेटा जी, टेम्परेचर की तीन स्केल्स होते हैं हमारे पास। अगर मैं स्केल्स के बारे में बात करूं, टेम्परेचर स्केल्स कौन कौन से होते हैं? एक डिग्री सेल्सियस का स्केल होता है, एक केल्विन का स्केल होता है, या पहले डिग्री फ़ारेनहाइट के स्केल की बात कर लूं मैं, और फिर एक केल्विन का स्केल होता है। 3 स्केल्स में टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको भी बताया
कि टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है। केल्विन ही जो स्केल यूज करते हैं वो एसआई यूनिट कंसिडर किया गया है। अगर मैं बोलूं डिग्री सेल्सियस का स्केल कहां से कहां वेरी करता है, तो 0 डिग्री से और 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता है। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट माना गया है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो वाटर के रेस्पेक्ट में क्या है, इस पूरे डिग्री सेल्सियस के स्केल को चला रखा है, सारी चीजों को मानते हैं हम लोग। फिर बात आती है हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में। तो फ़ारेनहाइट स्केल कहां से कहां काम करता है, तो बेटा जी ये बातें बहुत बार पेपर में पूछी गई है। तो फ़ारेनहाइट स्केल जो होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक काम करता है। यानी इसकी रेंज जो होती है, रेंज बहुत बार पूछी गई है कि फ़ारेनहाइट स्केल की रेंज क्या होती है, तो कितनी रेंज होती है उसकी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक काम करता है वो, ये रेंज होती है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आपको कोई भी चीज अगर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है, उसको आप फ़ारेनहाइट में बदलना चाहते हैं, तो आपके पास कन्वर्जन कैसे होगा, उसका कन्वर्जन कुछ इस तरीके से होगा कि डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर आपको चेंज करना है तो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर दे रखा है वो यहां रखेंगे आप, प्लस 32 इसमें ऐड कर देंगे। तो ये फॉर्मूला बन गया आपके पास किस चीज का, अगर आपको कोई डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है उसको आप डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना चाहते हो तो इस फॉर्मूला को यूज करिए और बहुत आसानी से वो कन्वर्जन आपके पास हो जाएगा, इजी कन्वर्जन मिल जाएगा आपको। उसके बाद बताता हूं मैं आपको एक चीज, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस होता है 37 डिग्री सेल्सियस। बेटा जी एक हेल्दी इंसान, एक नॉर्मल इंसान की बॉडी का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जब आप इसको फ़ारेनहाइट में बदलेंगे, ये डिग्री फ़ारेनहाइट में ये कितना हो जाता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। जब आप इस फॉर्मूला को यूज करके इसको कन्वर्ट करेंगे तो डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में जब चेंज किया तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बन जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको बोलता है 100 फीवर है, 101 फीवर है, 104 फीवर है। तो बेटा जी वो फीवर क्या होता है, अगर 104 डिग्री सेल्सियस हो जाता तो इंसान को फीवर चेक कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना, फिर तो बचता ही नहीं इंसान, फिर तो फीवर कहाँ चेक होता। तो 104 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता, वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर उससे थोड़ा सा भी बढ़ जाता है, 99 बुखार होता है, कई बार हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, बोलता है 99 है, नॉर्मल है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो 99 में क्या फर्क पड़ा, 0.4 डिग्री का ही तो फर्क पड़ा, ज्यादा तो हुआ नहीं कुछ। तो उस समय ज्यादा वो सीरियस नहीं लेता चीजों को, क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता, बहुत ज्यादा फीवर नहीं होता है, नॉर्मल सी बातें होती है। कई बार आप वॉक करके या रनिंग करके आते हो तो भी टेम्परेचर बढ़ जाता है इतना। तो अब मैं बात करूं केल्विन स्केल की बातें करूं अगर मैं, तो केल्विन स्केल देखिएगा कैसा होता है। केल्विन स्केल जो होता है बेटा जी, वो केल्विन स्केल के अंदर आप क्या कर सकते हो, वो 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी अगर डिग्री सेल्सियस में कोई टेम्परेचर गिवन है उसमें आप 273.15 अगर ऐड कर दे तो वो केल्विन में चेंज हो जाता है, तो वो केल्विन में बदल जाता है। अगर डिग्री सेल्सियस में कोई टेम्परेचर गिवन है और आप उसमें 273.15 ऐड कर देंगे तो वो केल्विन में चेंज हो जाएगा, केल्विन में टेम्परेचर आपको मिल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना कि जो भी स्केल है, चाहे वो सेल्सियस स्केल है चाहे वो फ़ारेनहाइट स्केल है, इनका नेगेटिव टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है, यानी नेगेटिव में भी टेम्परेचर इनका चला जाता है, नेगेटिव में माइनस टेम्परेचर भी देखा है। लेकिन इन केल्विन स्केल temperature cannot be in the negative scale,
केल्विन स्केल के अंदर टेम्परेचर कभी भी नेगेटिव स्केल में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर मान लीजिए -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो बेटा जी जब आप उसमें 273.15 ऐड जब कर देंगे इसमें तो फिर वो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। और अगर मान लो आपने -273.1 डिग्री सेल्सियस ही ले लिया, उसमें भी आप 273.15 ऐड करेंगे तो भी ये जीरो वैल्यू आ जाएगी। और जीरो को हम लोग पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं जनरली, तो पॉजिटिव वैल्यू होती है। और -273.15 के बाद -274.15 अगर मैं बोलूं तो ऐसा टेम्परेचर हमारी डे लाइफ, हमारी जिंदगी में कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखता, एग्जिस्ट ही नहीं करता इस तरीके का टेम्परेचर। कोई सिग्निफिकेंस, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस इस तरीके का टेम्परेचर का हमारे लिए होता ही नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि केल्विन स्केल जो है वो नेगेटिव में नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही शो करता है। तो बेटा जी ये बातें थी आज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट के बाद मैंने कुछ चीजें बताई टेम्परेचर के बारे में, मास के बारे में, वेट के बारे में। ये सब चीजें आज के क्लास का टॉपिक था। और फिर भी अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई है तो आप कमेंट कर देंगे, और कमेंट सेक्शन में जब भी आप कमेंट डालेंगे तो मैं उसको चेक करूंगा। और उसके बाद मुझे कोई ऐसा कमेंट लगा कि क्लास में डिस्कस करने लायक है तो नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, अदरवाइज वहीं पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। और इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सकता है आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक किसी ने वीडियो लाइक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस मिलती रहे। क्योंकि अगर वीडियो डल गई है और आपके पास नोटिफिकेशन, आपको जानकारी नहीं है, तो आपके पास इकट्ठी होती रहेंगी, आपका होमवर्क बढ़ता रहेगा, चीजें बर्डन फील करने लग जाएंगे आप। लेकिन अगर डेली आप आधे घंटे के लिए वीडियो देख रहे हैं तो उसमें आपको मेरे हिसाब से कोई बर्डन फील नहीं होना चाहिए। क्योंकि आधा घंटा तो हम नॉर्मली जनरली घूमते फिरते ऐसे वेस्ट कर देते हैं, और आधा घंटा हम पढ़ के एक फ्रूटफुल स्टडी कर रहे हैं तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और आज की जो प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसके अंदर तो आप ये समझ लीजिएगा, पढ़ने के अलावा काम ही क्या है, आराम से तसल्ली से घर से बाहर निकलना नहीं है, तो आराम से बैठ करके घर में बैठ के पढ़ेंगे सब लोग, अच्छे से तैयारी करेंगे, सारे एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। और जो भी कुछ भी आपको डाउट लगे, कुछ भी लगे तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे।